रिप्रोडक्शन, आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सब देखेंगे। और प्रोटिस्टा जो नेक्स्ट किंगडम है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा ना वो बस अपने नोट्स में ऐड करते जाना है। हाँ, ये हमारा कौन सा लेक्चर है? कितने नंबर का लेक्चर है हमारा आज? चल रहा है। अच्छा, जो जो कल आए थे, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ताकि मुझे दिखे कि रिवाइज करके आए नहीं आए। मैंने कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया का कुछ एग्जांपल्स दिए थे। नोट खोलने पड़ रहे हैं इसके लिए। किसी एक पैरासिटिक बैक्टीरिया का नाम बताना जो कल आए थे। साल्मोनेला टाइफी। चलो बढ़िया। तो हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन। थोड़ा बहुत तुमने शायद इसमें पीछे पढ़ाया हुआ है कि बैक्टीरिया में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है ना? पढ़ाया हुआ है ऐसा कुछ? बैक्टीरिया में इससे पहले मैंने कहीं जिक्र किया, इससे पहले के लेक्चर में किया हो हमने जिक्र कि बैक्टीरिया में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। कैसा? दोनों होते हैं, हालांकि ऐसे जो मेनली होता है, देखो यहाँ पे मेनली तो यहाँ पे क्या होता है? एसेक्सुअल। हाँ, मेनली इसमें एसेक्सुअल होता है। और दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। ट्रू का मतलब यही है कि भाई गैमेट फ्यूजन नहीं हो पाता, गैमेट बनते ही नहीं तो फ्यूजन कैसे होगा? गैमेट नहीं बनते तो फ्यूजन नहीं होगा, सिंपल। उसमें क्या होता है, ऐसा ही कुछ, हम उसको नाम दे देते हैं बस। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, वो मैं बताऊंगा कैसे, क्यों होते हैं हम। तो इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक प्रकार से पाया जाता है। मेनली कौन सा पाया जाता है? एसेक्सुअल, मोस्टली यही पाया जाता है। सब मतलब हर एक बैक्टीरिया इसको करेगा, ठीक है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पढ़ते हैं, इसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि सबसे पहला, एसेक्सुअल हेडिंग डालनी है, ठीक है। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं बाइनरी फिजन। सुना है कुछ इसका पहले? बाइनरी फिजन। क्या बताया था मैंने इसमें पहले, कभी कुछ बताया हो? इसमें एक जैसे सिंपल बैक्टीरिया है यहाँ पे, कोई भी, ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई डीएनए है, ठीक है। इसमें क्या होगा? थोड़ी बहुत इसमें ग्रोथ होगी, मतलब ये जैसे मतलब पहले इसका कोई इनिशियल साइज था, उससे थोड़ा बड़ा होगा। डिवीजन, इस एक्चुअली में डिवीजन की रिक्वायरमेंट ही तभी होती है जब जो सेल का साइज है, ठीक है, सेल इतनी ज्यादा ग्रोथ कर जाए कि उसे अकेला न्यूक्लियस ही हम बोल सकते हैं, जो सिंगल डीएनए है वो उसे कंट्रोल ना कर पाए। मतलब उसका कंट्रोल जो है वो बहुत कम पड़ जाए, मतलब उसका कंट्रोल, क्योंकि बड़ी हो जाएगी सेल, तो भाई उसका फिर लिमिटेड कंट्रोल कर पाएगा वो, है ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसे कॉपी बनानी पड़ेगी डीएनए की, ताकि ताकि जो अलग अलग डीएनए है फिर वो अलग अलग सेल्स को कंट्रोल कर सके। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये लेंथ पहले इसमें ग्रोथ हो जाएगी इसमें थोड़ी सी, और उसके बाद सिंपली ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
तो दो सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखना है बैक्टीरिया के लिए कुछ और समझ लो तुम। ठीक है, ये बैक्टीरिया था, इसमें सिंपली क्या हुआ, इसके डीएनए दो हो गए यहाँ पर, मतलब यहाँ पे रेप्लिकेशन कर रहा है, सिंपल ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, और एक टाइम पे क्या हुआ, ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्यों, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होते हैं, ये लिखना है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज की जो है सेल्स बन जाएंगे। लेकिन ये नहीं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम साइज की होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि जैसे एक मेन सेल थी, हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई 45% हिस्सा ये बना, इसने बना लिया, और रिमेनिंग 55 इसने बना लिया। जरूरी नहीं है कि प्रॉपर मतलब इक्वल साइज की ही बनेंगी। ठीक है, अब वो इसका, क्योंकि इसका रीजन एक बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा हूँ, जितना तुम्हें पता होना चाहिए इतना बता रहा हूँ बस। वरना इसके रीजन है कि क्यों बहुत सारी प्रोटीन्स होती है जो कंट्रोल करती है इस चीज को, कि भाई कहाँ से डिवीजन होना है। डिवीजन जरूरी नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ चलो, कि डिवीजन जरूरी नहीं है कि हाँ बिल्कुल सेंटर से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि बैक्टीरिया भी किसी भी सेल में जरूरी नहीं है कि जो सेल है वो इक्वल साइज की डिवाइड हो। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि ये ऑलमोस्ट इक्वल साइज की होती है, इसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को हम बस याद रखना है तुम्हें, ये नहीं पता होना चाहिए कि क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे होता है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एमाइटोसिस, सुना है कुछ इसका नाम? तीन मेजरली तो हमारे मेनली जो है वो टू टाइप के सेल डिवीजन पाया जाता है, कौन कौन से, मियोसिस और माइटोसिस, है ना। इसका नाम भी सुना है एमाइटोसिस। देखो इतना पार्ट तो माइटोसिस हो गया, अगर हम ए को भूल जाए तो क्या बन जाएगा ये, माइटोसिस। माइटोसिस हमें पता है कि माइटोसिस किसे कहते हैं, यानी कि ये इसका उल्टा ही है, एकदम अपोजिट है। जो माइटोसिस में जितने भी स्टेप्स होंगे वो सब इसमें नहीं होंगे, इतना याद रखना है बस। बाकी तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि भाई बाइनरी फिजन पाया जाता है नहीं, किस में पाया जाता है, इतना बस। समझ आया? नोट कर रहे हैं इसको, कर लिया नोट? ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड सेकंड डिवीजन पर, सॉरी सेकंड। अरे क्यों, सही दिखता नहीं क्या? चलो ये भी सही है। सेकंड है यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन। इसके बारे में पता है कुछ? देखो इसमें क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन में। हाँ, जो बाइनरी फीचर है ना उसमें एक वो लिख लेना, एक लाइन लिख लेना कि वो जो बाइनरी फीचर होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। उसमें एक चीज लिख लो कि वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, लिख ले, इसे लिख लो, मैं बता रहा हूँ फेवरेबल कंडीशन क्या है। अरे सिंपल लिखना है बस शॉर्ट में, कि इट अकर, ऐसे लिख लो कि इट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, फेवरेबल बाइनरी फीचर की बात कर रहा हूँ मैं। फेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है, जब उसके चारों ओर, मतलब बैक्टीरिया है जैसे कि कोई भी है, जब इसके एनवायरमेंट में, लिखा नहीं क्या अब तक ये? अरे अब तक बच्चे कुछ लिख रहे हैं। देखो जैसे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके एनवायरमेंट में अगर प्रॉपर फूड है, ठीक है, प्रॉपर वाटर है, मतलब सब चीजें, न्यूट्रिएंट वगैरह, टेम्परेचर सही है, ये सब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई, है ना भाई। जब इसके पास सारी चीजें फूड मतलब सारी चीजें अवेलेबल है, तो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, सिंपली अच्छे से ग्रो कर पाएगा, बड़ा हो जाएगा और बाइनरी फ्यूजन कर लेगा, है ना। लेकिन अगर इसके पास फूड ही नहीं होगा तो क्या ग्रो कर पाएगा? हमने क्या पढ़ा है, ग्रोथ किस चीज से होती है, फूड से, एनर्जी से, है ना। लेकिन जब इसके पास वो होगी ही नहीं तो बाइनरी फिजन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि बाइनरी फिजन जो होगा वो किस कंडीशन में होगा, फेवरेबल कंडीशंस में। लेकिन जो स्पोर फॉर्मेशन है ये इसका अपोजिट है, ये किस में होता है, नॉन फेवरेबल या अनफेवरेबल। ठीक है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अब इसमें क्या होगा देखो, हम्म, इसमें क्या होता है, देखो जैसे एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, हमें पता है बैक्टीरिया में क्या क्या चीजें मिलती हैं, मतलब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो होती है उसमें क्या क्या चीजें मिलती है। बैक्टीरिया के कुछ फीचर्स होते हैं ना,
भाई एक सेल है, ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल का क्या रूल है, पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये क्या है इसकी आउटर मोस्ट लेयर, क्या है इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना। और इनमें सेल वॉल भी पाई जाती है, पता है, कल बात भी की शायद हमने कि सेल वॉल पाई जाती है। ऐसा कुछ बताया था मैंने, ऐसा कुछ बताया था मैंने। असल में देखो, जो सेल वॉल पाई जाती, इनमें सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जैसे कि बैक्टीरिया के तीन चार मेंबर है, आर्की बैक्टीरिया भी है ना, पता है कुछ ऐसा। आर्की बैक्टीरिया भी है और यू बैक्टीरिया है, दो टाइप के हमने किंगडम भी पढ़े थे ना, यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया। तो उनकी सेल वॉल में ना डिफरेंस पाया जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है कुछ केमिकल्स का। ठीक है, तो इसलिए मैंने कल जिक्र नहीं किया कि सेल वॉल क्या होती है, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट रहती है बैक्टीरिया में, मोनेरा किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, याद रखना है। तो इसके बाद सबसे बाहर क्या होगी, सेल सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, जब इसके आसपास फूड नहीं होगा, तो क्या होगा, जब इसके आसपास फूड नहीं होगा, तो ये क्या काम करेंगे, एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, एक बहुत ज्यादा थिक, हम ऐसे बोल सकते हैं, एक अनदर एक अनदर लेयर बना लेंगे, मतलब एक सेकंड लेयर बना लेंगे और भी। ठीक है, एक थिक लेयर बना लेंगे, और जिसमें क्या होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा, और एक होता है इसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें, डिपोलिक एसिड करके था कुछ, इसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है, डीपीकोलिक एसिड, डीपीकोलिनिक एसिड। अरे यार, गलती से ओके हो गया सर। देखो ये थिक लेयर बना लेगा, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होगा, और एक इसमें एसिड प्रेजेंट होता है, डीपीकोलिनिक एसिड, कोलिनिक एसिड। ये नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। इधर सुनो, अब क्या होगा यहाँ पर, ये अंदर ना, जो इसमें सेल प्रेजेंट है, बैक्टीरिया है ये, है ना, बैक्टीरिया है, इसके चारों ओर क्या पर एक नई नई लेयर बन गई है, न्यू लेयर बन गई है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेज हो गए, अंदर जो सेल है ना, उसमें कुछ चेंजेज हो गए, जिसको हम बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन, ये वाला डीपीकोलिनिक एसिड। हाँ ये एसिड है, किस वर्क के लिए, हाँ प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि बाहर की चीज, बाहर का जो एनवायरमेंट है, हाँ कैल्शियम के साथ प्रेजेंट रहता है ये क्या करता है, जो बाहर का एडवर्स एनवायरमेंट है, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। अनफेवरेबल कंडीशन भाई, फूड नहीं है, पानी की कमी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, या एसिडिटी हो गई, तो उस वजह से क्या होगा, वे इसको, जो अंदर की सेल प्रेजेंट है, इसमें जो सेल प्रेजेंट है, उसको डैमेज न कर पाए, तो इसी वजह से प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। आया समझ, इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ कि डिपोकोलिनिक एसिड और कैल्शियम, ये सब एक ऐसी लेयर बना लेते हैं जिससे जिससे प्रोटेक्ट हो जाए, सिंपल। अब इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। अब क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ये बंद है ना, सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। क्या बोलते हैं, इसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। अब जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है, जैसे ही वही फूड वगैरह आया, ठीक है ना, फूड वगैरह से आसपास बढ़ गया किसी वजह से, तो क्या करेगा ये, जो उसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी लास्ट में, जो थी मेम्ब्रेन इन्हें बनाई थी, लेयर जो बनाई थी, वो रप्चर हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी। तो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं कि फेवरेबल कंडीशन अगर आ जाती है यहाँ पर, फेवरेबल कंडीशन आने पर क्या होगा, कि ऐसे रप्चर हो जाएगी, और जो उसके अंदर का स्पोर है, ठीक है, वो ऐसे बाहर निकल जाएगा, इसको बस्ट करके। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, क्या ये एंडोस्पोर था ये, है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा, और आगे चल करके यही जब फूड वगैरह लेगा ये, ठीक, तो क्या करेगा, ये एक नई सेल देखे, हमें देखने को मिलेगा कि ये एक नई टाइप की सेल बन गई है। तो यानी कि पुराना बैक्टीरिया जो है वो डेथ हो गई, पुराने बैक्टीरिया की। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि क्या हुआ, इसमें कोई ऐसे गैमेट वगैरह नहीं फॉर्म हुआ, जो खुद की बॉडी थी, इनिशियल जो पहले बैक्टीरिया प्रेजेंट था, वो उसमें कुछ चेंजेज हुए,
स्पोर फोर जिसे हम बोल रहे हैं कि स्पोर स्पोर फॉर्मेशन हुई, तो उसी से फिर नया इंडिविजुअल बनेगा आगे आगे आकर के। मान लें यहाँ पे बाहर निकल गया ऐसे, ठीक है, यही अब आगे चल करके क्या होगा, फूड लेगा और आगे चल करके डिवाइड कर सकता है। तो वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। समझ आया सबको? ठीक है। ये लिख लिया ना सबने? इसके बाद आ जाता है जिसको हम बोल रहे हैं, ये तो हमारे दो टाइप हो गए, एसेक्सुअल के दो ही टाइप पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। इसके बाद जो हमारा आता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या क्या बताया हुआ मैंने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या क्या बताया हुआ है मैंने? उसमें क्या होगा, गैमेट पहले बनेंगे ना, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन होगा, फिर फिर उसके बाद जब वे फ्यूज होंगे गैमीट, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, है ना। ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब बैक्टीरिया में भी आप, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो सिंपल सिंपल क्या होगा यहाँ पर, आपकी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि भाई इसमें भी गैमेट फॉर्मेशन होना चाहिए, है ना, गैमेट फ्यूजन होना चाहिए, तभी तो हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। हाँ, इनमें लेकिन क्या होता है इनमें जो प्रॉपर ये फिनोमिनन है, ये प्रॉपर जो प्रोसेस है हमारा गैमेट फॉर्मेशन वगैरह का, ये सब ना होकर के क्या होता है, ये सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना पता क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना जेनेटिक, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है उनके एक्सचेंज होते हैं। कुछ ऐसा सुना है, क्रॉसिंग ओवर का नाम सुना है कुछ, है ना। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, ताकि चेंजेज लाए जा सके, प्रोजेनी जो है किसी भी सेल की या हमारी प्रोजेनी जो है उनमें कुछ चेंजेज आ जाए, तो उसी वजह से वहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब ऐसे मान लें हम, देखो जैसे कि हमारी सेल है, इसमें जो क्रोमोजोम्स है ना, जो भी जाइगोट में क्रोमोजोम्स आए पेरेंट से, उनमें यहाँ पे कुछ चेंज होगा, मतलब जेनेटिक, हम इसको बोल रहे हैं यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या मतलब है, यहाँ पे जो जीन्स आए ना दोनों पेरेंट से, उनमें कुछ एक्सचेंज होगा। ठीक है, मतलब कि भाई जो मदर से कोई क्रोमोजोम्स आया, डीएनए आया, उसमें उसका पार्ट जो है वो फादर से आए हुए क्रोमोजोम में जुड़ गया, फादर से आए हुए क्रोमोजोम का पार्ट कुछ मदर के उसमें जुड़ गया। तो ऐसा फिनोमिना पाया जाता है उसमें थोड़ा सा, बैक्टीरिया में। इसलिए हम उसको थोड़ा नाम दे देते हैं कि भाई चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ये। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं होता है उसमें, और थोड़ा सा ये मान के चल लो कि वहां पे दो सेल्स जो हैं, दो बैक्टीरिया की सेल्स, चलो यहाँ पे आप हेडिंग ही डालो, फिर उसके बाद में समझा ही रहा हूँ साथ साथ। हमारा सेकंड नंबर पे आ जाएगा क्या, वो तो उसके पार्ट थे ना, तो ए बी डाल के एस एक्सुअल के, सेकंड तो हमारे ये हुआ ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है इसमें, इसमें वैसे तीन तरीके के पाए जाते हैं ये, लेकिन आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, देखो इसमें तीन तरीके के पाए जाते हैं, बस बता रहा हूँ, याद आपको एक ही रखना है, और लिखना चाहिए, आप पता भी हो ना आपको एक के बारे में चाहिए। देखो वैसे तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपो सॉरी, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंजुगेशन होता है, और एक होता है नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हाँ ट्रांसडक्शन, जिसमें क्या होता है, दूसरा जो बैक्टीरिया वो होता है, क्या नाम, वायरस होता है, वायरस होते हैं, वो काम में आते हैं वहां पर। लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ कंजुगेशन, कि कंजुगेशन में क्या होता है, इसमें भी बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, ना कि प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें कंजुगेशन में, चलना, तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक दूसरी बैक्टीरियल सेल है। मुझे सिर्फ एक मिनट, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल बनाना चाहिए ताकि आपको सही समझ में आए। वर्टिकल सॉरी। और मान लें यहाँ पर एक ए बैक्टीरिया है ये, ठीक है, और ये सेकंड बैक्टीरिया हमारा बी। ठीक, कॉन्जुगेशन ये बता रहा हूँ मैं, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ना एक ट्यूब बनाते हैं, उसको बस याद रखना है, पिलाई एक, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ना ऐसे ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटी छोटी सी, जिसको हम पिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पिलाई, बस वैसे ही याद रखना है, बाकी आएगा क्वेश्चन इससे नहीं। तो क्या करेंगे, जब ये आपस में पास आएंगे ना एक दूसरे के, तो जो ये पिलाई है, ये ट्यूब बना लेते हैं, दोनों की मिल करके, दोनों जैसे मतलब ये एक पिलाई है ऐसे, एक बैक्टीरिया, ठीक है, और ये दूसरे की पिलाई है यहाँ पर, एक बैक्टीरिया की, सेकंड बैक्टीरिया की, और फर्स्ट बैक्टीरिया की। तो ये आपस में यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये मिल करके एक दूसरे के साथ एक ट्यूब बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ट्यूब, जो कि एक होलो ट्यूब है। ट्यूब तो हालांकि होले हुए होते हैं ना, खोखली होती है ना ट्यूब। तो यहाँ पे एक ट्यूब बना लेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन क्यों बोल रहे हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब क्यों बोल रहे हैं इसको हम प्रोसेस कॉन्जुगेशन करते हैं ना, और एक दूसरे कॉन्जुगेशन का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि कोई एक बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना डीएनए जो होगा वो इसमें ट्रांसफर कर देगा, सेकंड बैक्टीरिया में। तो इसका जो बैक्टीरिया जो डीएनए है, वो सेकंड बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि मान लिया दो गैमेट, जैसे दो गैमेट फ्यूज करते हैं, है ना, जैसे दो गैमेट फ्यूज करते हैं, ऐसे ही दो सेल्स जो है वो आपस में आई, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया, ठीक। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा बहुत ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलता जुलता है, हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये तो आपको भी पता है, गैमेट नहीं बन रहे हैं ऐसे में। मेन चीज क्या होती है, गैमेट बनना, है ना। इसको हम बस ये बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, कि मतलब जीन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, और कुछ नहीं है, याद रखना है। इसको हम बोल देते हैं, सिंपल वर्ड में इसको हम बोल देते हैं सोर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सोर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे एक लिख सकते हैं कि ये जो है वो डीएनए ट्रांसफर का प्रिमिटिव मेथड है, प्रिमिटिव मेथड, यानी कि सबसे पहले डीएनए ट्रांसफर जो हुआ था ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो सबसे पहले बैक्टीरिया में आया था। कि क्यों आया था ये, क्योंकि, अच्छा पहले मुझे बताओ, हम पहले आए थे बैक्टीरिया, ओबेसी बात है, बैक्टीरिया पहले आए थे, तो इसलिए सबसे पहले हमें इसी में देखने को मिला था भाई, जेनेटिक जीन्स का एक्सचेंज, ट्रांसफर। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि एक प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, सब पुराना टाइप का, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब पुराना टाइप, आदि मतलब बहुत पुराना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रिमिटिव मेथड है ये, किसका, प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? हम्म। फिर लिख जाए, इसके बाद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, इसके बाद आर की बैक्टीरिया हुआ, हाँ। तो सेकंड हेडिंग डालिए यहाँ पर, आर की बैक्टीरिया। इसके बारे में पता है कुछ, इसके बारे में पता है कुछ? आर की बैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया ग्रुप है, ये एक ऐसी सुपर पावर के साथ जन्म लिया है इन्होंने, जैसे जैसे मार्वल के हीरोज देखे हैं तुमने, भाई किसी के पास उड़ने की पावर है, किसी के पास क्या क्या बताऊं, जैसे किसी के पास जाले छोड़ने की पावर है, स्पाइडरमैन। ऐसे ही बैक्टीरिया के ऐसे मेंबर है जिनके पास एक सुपर पावर है, कौन सी? ये किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में रह सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में रह सकते हैं। जैसे हमने बात की थी ना, कल कल के लेक्चर में बताया था शायद मैंने, कि भाई ये हाई हाई टेम्परेचर वगैरह में रह सकते हैं। वो एक कॉमन मैंने फीचर बताए थे, जनरल फीचर्स बताए थे मोनेरा किंगडम के, है ना। तुम्हें जो फीचर्स पाए जाते हैं ना, वो आर्की बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। यानी कि क्या क्या होता है ऐसे में, ये एक्सट्रीमली, ये पाए जाते हैं एक्सट्रीमली क्या बोलते हैं उसको, इनको हम पता क्या बोलते हैं, इनको हम इसलिए बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल। एक्सट्रीम का क्या मतलब होता है, अत्यधिक होता है इसका मतलब, यानी कि इनकी इनकी रहने की जो रेंज है ना बहुत ज्यादा है। एक्सट्रीमोफाइल का मतलब यही है कि भाई ये हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, ये हाई उसमें रह सकते हैं, बहुत ज्यादा बर्फ बर्फ वाले एरिया में रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई, है ना, नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज्यादा वाइड रेंज हो गई ना।
रहने की जगह से मैं बहुत ज्यादा हो गई ना। समझ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, मतलब जो नॉर्मल जगह है उससे बहुत ज्यादा अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, इसलिए इनको हम एक्सट्रीमोफाइल बोल देते हैं। अगर हम इसको सिंपली बोल देना तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये खतरों के खिलाड़ी है। सुना है ऐसा, खतरों के खिलाड़ी किन्हें बोलते हैं? अरे, बॉलीवुड में किसी का नाम दिया जाता है ना खतरों के खिलाड़ी का। शायद अक्षय को बोला जाता है ना खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये खतरों से खेलना जानते हैं। देखो भाई, जहाँ पे नॉर्मल कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, वहां रिस्क ले रहे हैं, बताओ। है ना? कूदाफांदी कर रहे हैं। जैसे ऐसा कोई आपके ग्रुप में होगा कोई ऐसा दोस्त जिसे रिस्क एडवेंचरस काम करने का शौक होता होगा, बंगी जंपिंग जैसे कि किसी के सपने होते हैं, मतलब ऐसे। डरते नहीं है ना वे? तुम में से ज्यादा डरपोक लग रहे हैं मुझे लेकिन तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त होगा। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, होगा तुम में से भी ऐसा कोई एक्सट्रीमोफाइल। जैसे उन्हें भाई कि भाई मुझे स्काई डाइविंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी है, वो क्या है सब? वे हर कोई तो नहीं करता ना लोग, ऐसे काम हर कोई तो नहीं करता ना। भाई तुमने हर कोई देखा है कि भाई समुद्र में नीचे घूमता फिर रहा है, या फिर हवाई जहाज से कूद रहा है, डाइव मार रहा है, या फिर बंगी जंपिंग कर रहा है, मतलब वो नीचे पैरों में रस्सी बांध के नीचे कूदते हैं पहाड़ों से। ऐसा हर कोई देखा है तुमने? कुछ लोग होते हैं वो चुनिंदा लोग, है ना, उन्हीं को बोलते हैं हम आर्की बैक्टीरिया, कि जिनमें क्या है कुछ करने की ऐसी, मतलब खतरों से खेलने की आदत है। इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल। वैसे सिंपली हम बोल सकते हैं कि खतरों के खिलाड़ी। ठीक है? यहाँ तक कुछ समझ है? हाँ, इसमें लिखो कि क्या होता है इनमें, जो ये मतलब जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं ना, जो हमारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी हम अब तक बात कर रहे थे, जिनकी हमने अभी तक बात की ना, रिप्रोडक्शन वगैरह वो सब, बाइनरी फिजन, ये सब किनका कैरेक्टर है? यू बैक्टीरिया का, जिन्हें हम बोलते हैं सच्चे बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है? उनसे किस तरीके से लगाएं कि इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, इसमें सेलुलोज पाई जाएगी। इसमें पाई जाती है सेलुलोज। किसकी सेल वॉल में पाई जाती है सेलुलोज? किन के गट्स में होती है सेलुलोज? हम्म? मैथोजेंस? मैथोजेंस तो बैक्टीरिया की कैटेगरी है। आर की बैक्टीरिया की कैटेगरी है मैथोजेंस। मैथोजेंस में सेलुलोज नहीं पाई जाती, वो मैं बताऊंगा आपको। सेलुलोज आपने कुछ पढ़ा है क्या अब तक? सेलुलोज सेल वॉल में पाई जाती है किसी के? किसके? पढ़ा नहीं क्या? प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बन रहती है? हाँ, प्लांट की सेल वॉल में होता है सेलुलोज, और किसी के से उसमें सेलुलोज नहीं होता है। ठीक है? याद रखना है। अच्छा, तो देखो जी, जो इनकी सेल वॉल होती है ना, उसको हम बोलते हैं, पूरे याद सुनिए, इसको हम बोलते हैं स्यूडोम्यूरिन की बनी रहती है। अब स्यूडोम्यूरिन क्या है? जो जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है ना, जिनको हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल में क्या होता है एक्चुअली? उनकी सेल वॉल में ये होता है, ये बनी रहती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, पेप्टाइडोग्लाइकन। अब अगर हम इन टर्म को, इस टर्म को देखें, ये दो टर्म से मिलकर बनी हुई है, पेप्टाइड और ग्लाइकन। दिख रहा है ना सब कुछ? पेप्टाइड और ग्लाइकन, पेप्टाइड टर्म सुना है कभी? पेप्टाइड हम किसके लिए यूज करते हैं? किनके लिए? पेप्टाइड बॉन्ड सुना है ना? यस सर। पेप्टाइड बॉन्ड सुना है, किसमें पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड? इंसुलिन क्या है? मैं बोल रहा हूँ उसकी एक नेचर क्या है, जैसे वो हमारे अर्थ पर तीन तरीके के बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। क्या है वो इंसुलिन? इनमें से क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, क्या है? प्रोटीन। पेप्टाइड और हम प्रोटीन के लिए यूज करते हैं भाई, याद रखना। यानी कि यहाँ पे क्या है, इसमें प्रोटीन्स होगी, क्या होगी? प्रोटीन। और ग्लाइकन का क्या मतलब है? ग्लाइकन जो बड़ी यूज करते हैं, वो करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के लिए, शुगर के लिए। तो इनकी जो सेल वॉल होगी, जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना, इनकी जो सेल वॉल होती है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन का क्या मतलब है? कि प्रोटीन्स और साथ ही साथ प्लस हम बोलते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिल गए, उन्होंने उन्होंने पेप्टाइडोग्लाइकन का फॉर्मेशन किया, जिससे यू बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई है। समझ आया कुछ?
जो यहाँ पे यू बैक्टीरिया है, ये याद रखना है, यू बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया है। जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी जो सेल वॉल होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर है। ये याद रखना है बस। मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर है। उससे मिलके बनी हुई है यू बैक्टीरिया की सेल वॉल। लेकिन और इसमें साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, म्यूरामिक एसिड होता है। क्या होता है? म्यूरेमिक एसिड, जो इसमें नहीं होता। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्यूडोम्यूरिन। स्यूडो का क्या मतलब होता है? स्यूडो का क्या मतलब है? फॉल्स, झूठा, दिखावे करने वाला। तो इसमें क्या होता है, म्यूरेमिक एसिड नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ की बैक्टीरिया है ना, इसमें म्यूरेमिक एसिड नहीं होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्यूडोम्यूरिन। और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन भी नहीं होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन भी नहीं होता है। तो फिर क्या होता है इसकी जगह? आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है इसकी जगह? मतलब ये हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका यहाँ पे पहले लिखो इसका मतलब कि म्यूरेमिक एसिड अब्सेंट होता है सिर्फ, इसमें होता है अब्सेंट। इसकी जगह से में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह इसमें ना कुछ चेंजेज हो जाते हैं, जो इनके इसमें प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन्स वगैरह, उनमें कुछ चेंजेज हो जाते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया की जो नॉर्मल सेल वॉल है ना, ठीक है, उसी में कुछ चेंजेज हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, ये हर जगह रहने रहने के लिए एबल होता है, मतलब हर जगह रह सकता है ये। कुछ ऐसी चीज में चेंजेज हो जाएंगे, वो मैं भी बताने रहा हूँ, वो अभी आएगा बिन तुम पे, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं थायोएस्टर बॉन्ड वगैरह। ऐसे बॉन्ड, एस्टर का नाम सुना है ना, एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। तो बस इसमें एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इनकी सेल वॉल इतनी स्टिफ हो जाती है, इतनी स्टिफ का मतलब इतनी कठोर हो जाती है, जो बाहर के एनवायरमेंट को झेल सकती है। इतना याद रखना है फिलहाल बस तुम्हें। अब इसमें क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया की कुछ कैटेगरीज हैं, इन्हें हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मेजरली इनके 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? मिथेनोजन, और कुछ। हम्म हेलोफिल, हेलोफाइल बोल सकते हैं हम उसको। चलो हम सबसे पहले हेलोफाइल ही पढ़ते हैं। क्या मतलब है इसका, हेलोफाइल्स का? अब देखो, हेलो का मतलब होता है यहाँ पर एक प्रकार से हम इसका साल्ट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? सॉल्ट के लिए। और फाइल का मतलब होता है लविंग, प्यार करने वाला किसी से, उसे हम बोलते हैं। तो यानी कि किससे प्यार करते हैं? सोल्ट से। जहां इनको सोल्ट मिला है वहीं रहेंगे, ये वहां रहते हैं जहां सोल्ट होता है ना। सोल्ट का मतलब, जैसे किसी सोल्ट का नाम याद है? किसी सोल्ट का एग्जांपल याद है? NaCl। कॉमन नेम क्या है इसका? ये कॉमन नेम है। हाँ, रोज खाते हो फिर भी नहीं याद है? तो जैसे NaCl है ना, अगर कहीं बहुत ज्यादा साल्ट प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है NaCl ही हो, नहीं, ज्यादातर जहां भी कहीं कुछ भी हो सकता है, सोल्ट में कुछ भी हो सकता है, अभी पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे। स्पेशली हम जो हेलो वर्ड यूज करते हैं ना, हेलो वर्ड यूज किया जाता है हेलोजेंस के लिए। हेलोजेंस पता है केमिस्ट्री में? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक। तो ऐसे ये जो हेलोजेंस है, अगर ये किसी मेटल के साथ जुड़ जाए, जैसे यहाँ पे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है, नॉन मेटल, मेटल कैसे पहचाना? वैसे मेरी केमिस्ट्री ठीक ठाक है, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मतलब BSc में पढ़ी थी मैंने, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ तुम्हें। चलो छोड़ो, बस ये याद रखना है कि उसमें जो भी साल्ट होंगे ना, उनमें क्या होंगे, हेलोजेंस होंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे सॉल्ट जहां पर प्रेजेंट होंगे, वहां पे क्या मिलेंगे हमको? हेलोफाइल्स। हमें वहां क्या मिलेंगे? हेलोफाइल्स। हमें बस इसमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हम्म अच्छा, मेरा पता नहीं क्या बोल रहे हो। इसका क्या मतलब है? इस टर्म का क्या मतलब है? अब देखो, थर्मोवर्ड हम यूज करते हैं, जैसे थर्मोमीटर सुना है? थर्मोमीटर से हम क्या चेक करते हैं, क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर। तो यहाँ पे थर्मो का क्या मतलब हुआ? टेम्परेचर। यानी कि एक तो टेम्परेचर, और यहाँ पे एसिडो। तो हम सिंपल याद, हमें पता चल रहा है भाई, एसिड। ठीक है, यानी कि एसिड।
यानी कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, हाइयर टेम्परेचर और हाई एसिड, हाई टेम्परेचर और हाई एसिड कंडीशन को प्यार करते हैं, मतलब उसमें क्या करते हैं, उसमें रहना पसंद करते हैं। हाई टेम्परेचर और हाई, हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी में रहना पसंद करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। जैसे हमारे यही हो गए हॉट स्प्रिंग्स, वहां पे क्या होता है, वहां पे एसिडिटी भी होती है सल्फर वगैरह की वजह से, और वहां का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां जो वाटर आता है या वहां पे जो चीजें आती हैं वो, जो ये होता है ना, लावा, सुना है लावा? सो ज्वालामुखी होती है जो, उनमें जो वो बनता है लिक्विड सा, उसको हम लावा बोलते हैं ना। तो ये उसके नियर पाए जाने वाले ही मतलब जो इसके नियर पाए जाने वाले ये जो होते हैं हॉट स्प्रिंग्स, वो इसी वजह से ही होते हैं हॉट। वो इसलिए इसी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है उनका, क्योंकि उसके आसपास जो होती है वैसी ज्वालामुखी होती है जहां से लावा निकलता है। तो इसी वजह से क्या होते हैं, गर्म होते हैं बहुत ज्यादा, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और फिर वहां पे सल्फर वगैरह पाया जाता है, और सल्फर जो होता है वो हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी हेल्प करता है ना, H2SO4। अरे कुछ समझ क्या बोल रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री तो पढ़ी ना तुम, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। H2SO4 एक एसिड है, नहीं है? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं जिसको हम। तो वहां पे सल्फर वगैरह पाया जाता है, जिस वजह से वो एसिडिटी वहां पे बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा मुझे बताओ, जैसे कि यहाँ पे ये एसिड है, मैं बोल रहा हूँ कि एसिडिटी है, एसिडिटी का मतलब बहुत ज्यादा एसिड है, इसका पीएच ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? अगर कहीं ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत ज्यादा एसिडिक है कोई चीज, तो उसका पीएच ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। क्या रिलेशन होता है एसिडिटी और पीएच में? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दिख रहा है आपको, जो आप बता रहे हैं कि भैया पीएच ज्यादा होगी, मैंने क्या बोला है, हाई एसिडिटी है, हाई एसिडिटी हो गई, हाई आप पीएच बता रहे हैं, तो इन्वर्स हो गया, डायरेक्ट हो गया ये? बेसिक क्वेश्चन है, ये आना चाहिए, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। ये होता है यहाँ पर, हम एसिडिटी को ना H प्लस की कंसेंट्रेशन से शो करते हैं। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस बेसिक से थोड़ा बता रहा हूँ, पता होना चाहिए ये। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं एसिडिटी को। अगर हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ H प्लस की कंसेंट्रेशन देख रहे हैं कि H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है। H प्लस तो पता है ना क्या है, हाइड्रोजन आयन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैसे? हम्म। अरे यार बोतल है मेरी, पानी की, पानी है किसी के पास? मेरी बोतल से मेरे रूम में है। बताओ, इसे सोचो तो ना, H प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? हम्म। प्लस क्यों आता है अच्छा वैसे इसके पास, इसी एटम के पास प्लस क्यों है? जो भी बोलो ना, खड़े होके बोलो, क्योंकि आवाज सही नहीं आती है यहाँ से। बताओ। चलो मैं बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे नेक्स्ट मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है। प्लस, प्लस का हम उस केमिस्ट्री में प्लस, अगर किसी एटम के पास प्लस है ना, उसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। डोनेट का मतलब उसने रिलीज कर दिए, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या ज्यादा, वो है ज्यादा है, कमी हो गई, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जितना प्लस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी। मान ले यहाँ पे एक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? दो प्लस हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? दो इलेक्ट्रॉन की कमी। माइनस हो गया तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता है ना, अब मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए ना इसके पास, अगर माइनस है इसके पास चार्ज। तो यहाँ पे याद रखना है कि देखो, अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, तो इसका जो रिलेशन होता है पीएच के साथ, तो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ी या एसिडिटी बढ़ी, तो पीएच क्या होगी, कम होगी, इनवर्स रिलेशन है ना, तो पीएच कम हो जाएगी। तो एसिडिटी कम, अगर एसिडिटी कम तो पीएच, अगर एसिडिटी कम तो पीएच ज्यादा। ठीक है, इतना याद रखना है बस। तो थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होते हैं? क्या हुआ, मुझे बताओ जो बताना है। देखो, थर्मो एसिडोफाइल का मतलब समझ गए ना, मतलब कि जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा और एसिडिटी ज्यादा होगी, मतलब एसिड ज्यादा होंगे, वहां पे क्या पाए जाएंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। समझ आया? ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ जगह होती है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स है हमारे, जैसे हॉट स्प्रिंग्स है हमारे, ठीक है, ये लिख लिया ना?
समझ ना आए ना कुछ। हाँ, मैं एक चीज, मुझे कल एक लड़के ने बताया कि सर यूपी बोर्ड की वजह से थोड़ा बहुत टर्म्स में हो जाता है हिंदी में। तो मैंने तुम्हें शायद पहले भी बताया था फर्स्ट क्लास में जब मैंने सेल का लेक्चर लिया था, और शायद उसके बाद भी बोल रहा है कि अगर कोई टर्म भी समझ में ना आए ना, तो उसे पूछ लिया करो कि सर हिंदी में बता दो। ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हारा फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, समझ में तुम्हें आना चाहिए ना, ये आना चाहिए। तो तुम पूछ लिया करो जो भी टर्म है ना कि सर मुझे हिंदी में बता दो, इसमें कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। और बाकी यूपी बोर्ड वाले कितने अच्छे वैसे यहाँ पे, मोस्टली यूपी बोर्ड वाले ही हैं। तो देखो धीरे धीरे एनसीईआरटी हिंदी वाली रखी, इंग्लिश वाली। हाँ, उसे पढ़ते रहो धीरे धीरे, जो टर्म समझ में ना आए ना उसमें मुझे पूछ लिया करो बस। ये घबराने की जरूरत नहीं है ना, शर्माने की जरूरत है कि बेइज्जती हो गया, ऐसा कुछ मैं समझ सकता हूँ, मैं भी यूपी बोर्ड से ही हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो होता है मिथेनोजेंस। अब इनका क्या मतलब है मिथेनोजेंस का? मीथेन का क्या मतलब है? मिथेनो का मतलब क्या है? मीथेन। अब मीथेन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं वैसे बताना तो चाहिए नहीं, पर मीथेन याद रखो बस कि भाई मीथेन ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे आर की बैक्टीरिया जो मीथेन जनरेट करते हैं। जनरेट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, जेंस, जेंस का मतलब होता है टू जनरेट। जनरेट का मतलब प्रोड्यूस करने वाले, मीथेन बनाने वाले। मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जो किसी भी केमिकल को यूज करके, तोड़ करके उससे मीथेन प्रोड्यूस करवाते हो, मीथेन जनरेट कराते हो। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम? मिथेनोजेंस। और ये ज्यादातर क्या देखने को मिलते हैं हमें? ये हमें ज्यादातर मार्सी एरिया में देखने को मिलते हैं, जो मार्सी प्लेस होते हैं ना, कल भी शायद मैंने जिक्र किया था। ऐसी जगह जहाँ मतलब दलदली जगह, दलदल है, आप वो मतलब वो कि वहां पे जो सोइल है, वहां की जो अर्थ है, मिट्टी है, वहां वो कुछ लिक्विड के साथ मिल करके ऐसी कंडीशंस बना रही हैं जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वैसी जगह पे क्या हमारे मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो मिथेनोजेंस होते हैं ये हमारे कुछ जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं, पता है इसके बारे में कुछ? जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं हमारे, पता है कुछ इनके बारे में? रूमिनेंट एनिमल कोई एग्जांपल देना। हम्म। क्यों बोल रहे हैं रूमिनेंट इनको वैसे? पता होना चाहिए जनरल बस। डंग में? बोलो बोलो बोलो, क्या बायो कुछ बोल रहे तुम? मैंने यहाँ पे बोला है रूमिनेंट का मतलब क्या है। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, कोशिश कर रहे हो तुम, कोशिश करने की नहीं हो, मैटर करता है बताना, सोचना। तो देखो क्या होता है, जो हमारा स्टमक है ना, लिविंग जितने भी लिव कुछ मतलब जिन एडवांस एनिमल्स में स्टमक पाया जाता है, तो इनके स्टमक में इसे चाहे तुम बना लेना है ना बनाओ, बस समझना है जरूरी है। तो क्या होता है जैसे हमारे स्टमक में कुछ, तो इसलिए रूमिनेंट बोल रहे हैं इनको। मैं बता रहा हूँ तो सुनो, अब सुनो, अब सुनो। मुझे पता है तुम सोच सकते हो, टाइम चाहिए बस, मैं तो बताओ। देखो यहाँ पर, ये कोई जैसे स्टमक बनाया मैंने, स्टमक जैसे दिखने रहा है, बस इमेजिन करना है कि स्टमक है। तो जैसे हमारे स्टमक में जो कुछ इसके पार्ट्स होते हैं उनके नाम होते हैं, हम उनको नाम देते हैं कुछ कार्डियक वगैरह वगैरह करके। ठीक है, कार्डियक, फाइलोरस वगैरह वगैरह है। तो इनमें क्या होता है, इनमें उस स्टमक का एक एक्स्ट्रा पार्ट पाया जाता है, हमसे ज्यादा एक एक्स्ट्रा पार्ट पाया जाता है जिसका नाम देते हैं रूमेन। क्या नाम देते हैं? रूमेन। इसको हम नाम देते हैं रूमेन। क्या होता है, जो कुछ चीज जो जिनको हम बोल रहे हैं रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे गाय भैंस बकरी, इनके स्टमक में एक एक्स्ट्रा पार्ट पाया जाता है जो हमें नहीं पाया जाता, जिसको बोलते हैं रूमेन। और रूमेन जो होता है उनका एक बहुत मेजर पार्ट होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसमें ये जो जब वो खाना खाते हैं, मतलब जब वो घास खाएंगे, तो जो घास है ना वो सारा स्टोर होगा किस पार्ट में? रूमन में, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट यही है वहां पे। ठीक। लेकिन तुमने ये नहीं बताना कि पार्ट हम किसकी बात कर, रूमेन रूमेन टर्म की बात कर रहा था मैं। वो तो मुझे पता है, मैं बात कर रहा था रूमिनेंट क्यों बोल रहे हैं। तो रूमिनेंट हम इसलिए बोल रहे हैं कि उनमें, उनके स्टमक में एक एक्स्ट्रा पार्ट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रोमेन। ठीक है, उसी में घास स्टोर होता है उसका, और उसी से फिर वापस से क्या करते रहते हैं वो, जैसे तुमने देखा ही होगा जो मतलब गाँव से बिलोंग करते हैं, अगर कभी ध्यान दिया हो, तुम्हें घास खा लेते हैं, एक साथ खा लेते हैं पहले सारा सारा,
हाँ हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पहले एक बार घास खा लेंगे वो, फिर उसके बाद क्या करेंगे वो, जो उनका मतलब वापस अपने अपने स्टमक से ना वापस मुंह में लाएंगे उसको खाने को वापस। ठीक है, ऐसे खाने को लाएंगे और जुगाली करते रहेंगे, चबाते रहेंगे, उसको हम बोलते हैं जुगाली, च्युइंग बोल सकते हैं हम उसको। ठीक। फिर वापस से उसको भेजेंगे मतलब वापस स्टमक में जाएगा वो, फिर वापस दोबारा ऐसे करते रहेंगे वो। तो वो रूमेन पार्ट से ही होता रहता है ऐसे। ठीक है। और रूमिनेंट रूमिनेंट हम इसको जो मिथेनोजेंस बोल रहे हैं ना, मैथोजेंस, तो जो मिथेनोजेंस होते हैं ये इनके इस रूमेन पार्ट में पाए जाते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि इनका ये स्टमक है ऐसे। ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे रूमेन पार्ट है। क्या है ये रूमेन? तो जो मिथेनोजेंस होंगे ना, तो ये मिथेनोजेंस जो होंगे इनके रूमेन में पाए जाएंगे। अब इनका क्या काम है यहाँ पर? इनका काम है कि देखो जैसे प्लांट्स जो होते हैं, हमें पता है प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज पाई जाती है। पता है ना? पता है ना, अभी बताया था मैंने। प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज पाई जाती है। और तुम्हें पता ही है कि जो एनिमल्स हैं हमारे, ये पेट पेट एनिमल जितने भी, गोट बकरिया कुछ भी, गोट या फिर जो गाय भैंस, ये सब डायरेक्ट घास खाते हैं। घास खाते हैं ना। वो डायरेक्ट प्लांट ले लिया उन्होंने, जो तो प्लांट खा लिया उन्होंने ना। तो यानी कि उनकी सेलुलोज में सेलुलोज पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी? है ना? तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब उसको तोड़ने के लिए, इनमें एक पर्टिकुलर ये बैक्टीरिया होता है जिनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस का क्या काम होता है? उस सेलुलोज को तोड़ने में काम करवाता है एक तो ये, यानी कि हेल्प करते हैं। ऐसे मान यहाँ पे लिख लो इसमें, मिथेनोजेंस जो होते हैं, मिथेनोजेंस हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज। ये करते हैं सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। एंड प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस मीथेन। प्रोड्यूस मीथेन गैस। तो अब देखो, इन्होंने सेलुलोज को ब्रेक किया, तोड़ा, है ना? तो मीथेन बनेगी सिंपल। अब क्योंकि मीथेन एक गैस है, तो वो सिंपली उनके माउथ से बाहर रिलीज हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे क्या उन्होंने घास खाया, उसमें इनके रूमेन में प्रेजेंट है कौन? उनके रूमेन में कौन प्रेजेंट है? मिथेनोजन। वो क्या करेगा? उसको सेलुलोज को तोड़ेगा, मीथेन प्रोड्यूस करवाएगा। अब मीथेन एक गैस है, तो सिंपली उनके मुंह से बाहर निकल जाएगी, जैसे हमारे हम नाक से CO2 निकालते हैं। ठीक है। ऐसे जितनी भी गैस होती है हम मतलब मुंह से निकाल देते हैं, जो निकलती है, सिंपल। तो ऐसे ही जितनी भी मेथेन है वो निकल जाएगी बाहर। अब क्योंकि क्या करेंगे ये, उस खाने का जो भी इन्होंने खाना खाया, जो मतलब वो घास खाया, उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं डंग। क्या बोलते हैं हम? हिंदी में क्या बोलते हैं? गोबर। ठीक है। तो स्पेशल इनको हम कुछ नाम देते हैं डंग। अब ये जो डंग है, जब इनके स्टमक में मैथ्रोजन्स था, तो क्या उसकी संभावना है कि वो डंग में भी आ जाए? भाई जब उनके पेट में है, इनके इनके स्टमक में मैथ्रोजन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी है ना कि वो डंग, इनके डंग में भी आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है ना? हाँ, तो क्या करेंगे? अब डंग जो है इसमें भी प्रॉपर क्या होता है, ये भी प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि कंप्लीट आपने डाइजेस्ट कर लिया, नहीं। इसमें भी ये क्या होता है? अनडाइजेस्टेड होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड होता है, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ सेलुलोज वगैरह प्रेजेंट है। क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ रहा है ना? यानी कि इसमें अभी भी कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा ऐसा पार्ट है जो अनडाइजेस्टेड है। अनडाइजेस्टेड का मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो इसमें भी, और इसमें हमें बोल रहे हैं कि इसमें मैथोजन भी आ गए इसके साथ साथ। ठीक है। अब वे क्या काम करेंगे? हमने क्या बोला कि हमें सेलुलोज को भी तोड़ेंगे और साथ ही साथ वो क्या करेंगे? लिखा हुआ भी है यहाँ पे, मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम अब बोलेंगे बायोगैस। बायोगैस। अब क्या करेंगे देखो, ये इस ढंग से क्या करेंगे, इसमें भी इसको ब्रेक डाउन करेंगे और यहाँ पे फिर वही मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, और फिर इसी को हम क्या बोलते हैं कि हम बायोगैस के रूप में क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। मतलब हम गोबर को इकट्ठा करते हैं, ताकि क्या होता है, इस मीथेन से कुछ एनर्जी बनाई जा सके। जैसे छोटे मतलब थोड़े बहुत छोटे छोटे काम अपने घर के, जैसे बल्ब जला लिया, एक दो बल्ब जला लिया, छोटे मोटे काम ऐसे कर लिए। ये नहीं कि मतलब कि मान लिया जैसे किसी घर में शादी है और वहां पे बल्ब जलाने हैं, पंखे जलाने हैं, और आप सोचो यार
गोबर गैस का यूज करेंगे और गांव में से गोबर इकट्ठा करते फिर, और मतलब सोचो कि घर घर से गोबर इकट्ठा करेंगे और जनरेटर चलाएंगे, वो आप पूरे मतलब कई दिन तक ऐसे चलता रहेगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत एनर्जी, बस छोटे मोटे काम घर के वो कर सकती है ये बायोगैस। ठीक है, मतलब ऐसे गोबर को हम यूज करते हैं और मीथेन का यूज हम ऐसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कर देते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? पक्का? जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना तो बताना फिर, ये नहीं कि मतलब सर मुझे समझ नहीं आया था, ये मुझे एक्सक्यूज नहीं सुनने, तो इसलिए बता दो यहाँ तक समझ आया नहीं आया। बस ऐसे ही है कि यहाँ पे बस डंग में भी कुछ ना कुछ सेलुलोज अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जिसको बाद में मिथेनोजन यूज करेंगे और CO2 ये जो हमारी मीथेन है ये प्रोड्यूस करवाएंगे। यहीं तक था यार की बैक्टीरिया, समझ आया? ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था सिम्बायोट, अच्छा ये तो ठीक है। हाँ, अब चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो यहाँ पे मिथेनोजन्स पाया जा रहा है इनके स्टमक में, है ना? कल हमने बात की थी कि ये कुछ टाइप के न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रोफिक और न्यूट्रिशन के टाइप पाए जाते हैं ना इसमें कुछ। हीटोट्रोफिक में भी तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, किस किस में? जो कल आए थे वो तो बता ही दो, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। तो यहाँ पर देख करके आपको क्या लग रहा है कि जो मिथेनोजन्स है वो स्टमक में पाया जा रहा है इनके, वो किस फॉर्म मतलब एज ए कौन मतलब किस टाइप का न्यूट्रिशन शो कर रहा है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक या सिम्बायोटिक? क्या लग रहा है देख करके? सैप्रोफिटिक क्यों? सैप्रोफिटिक का क्या मतलब होता है? ये किससे फूड ले रहा है? सबसे बड़ी बात तो सैप्रोफिटिक का क्या मतलब होता है वो? सैप्रोफिटिक की क्या पहचान बताई थी हमने? डेड दी किंग पार्ट पर। वो तो है यहाँ पे सिम्बायोटिक। चलो एक मिनट रुको, हाँ तुम क्या बता रहे भाई? एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है सैप्रोफिटिक। मैं बोल रहा हूँ उनकी वैसी पहचान क्या थी कि हम पहचान ले, मतलब अगर हम यहाँ पे बोल दे कि भाई वो किसी के उसमें रह रहा है, किसी भी एनिमल के ऊपर रह रहा है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो सैप्रोफिटिक है या कैसे क्या है? उसकी सबसे पहली शर्त क्या थी सैप्रोफिटिक की? डेड डिकेइंग पार्ट यार, मैंने यही तो बताया था सबसे पहले कि भाई डेड डिकेइंग पार्ट पर क्या करते हैं, वो नॉन लिविंग पार्ट पर ग्रो करते हैं वो। क्या ऐसा लग रहा है कि नॉन लिविंग में प्रेजेंट है? पैरासिटिक? अच्छा मान लिया, मुझे बताओ, चलो रुको एक मिनट। पैरासिटिक शो कर रहा है ये, मुझे ये बता दो भैंस को ये जो, हाँ आपको बताना है कुछ? हम्म, मैंने पूछा है इसके पेट में जब रह रहा है तब क्या कर रहा है? पैरासाइट। पैरासाइट की क्या पहचान होती है? खाना लेता है और साथ ही साथ वो नुकसान भी करता है होस्ट को। गाय भैंस को कोई नुकसान नजर आ रहा है आपको होता हुआ समय? भाई अगर सेलुलोज डाइजेस्ट हो रही है, उसे तो फूड मिल रहा है, तो उसे फायदा नुकसान इस चीज का? फायदा है ना। तो फिर पैरासिटिक हुआ क्या हुआ? सिम्बायोटिक। क्वेश्चन आता है, लिख लेना इसको कि यहाँ पे जो मैथोजन्स होते हैं ना, बैठ जाओ सिट डाउन। मैंने इसलिए कहा था कि रिवाइज करके आना है। क्यों? क्योंकि यही होता है, देखो जब आप रिवाइज करोगे, है ना, तो मुझे आपको समझाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम कम मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेबस जल्दी करोगे या बहुत देर लगेगी टाइम उसमें? ज्यादा टाइम लगेगा, लेक्चर ज्यादा लगेंगे। सिंपल ना। मुझे बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा, आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो इस जब आपस में कोऑपरेटिव मैनर में काम चलता है ना, मतलब भाई स्टूडेंट भी कोऑपरेट कर रहे हैं, टीचर तो बड़ा एफर्ट लगा ही रहा है, तो उससे बहुत सारे फायदे हैं, तुम्हें भी फायदे हैं मुझे भी फायदे हैं। अब तुम देख लो तुम्हें फायदा करवाना है अपना या नहीं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पढ़ा पढ़ा दूंगा। मुझे तो अगर मैं जब यहाँ पे 2 घंटा पढ़ा रहा हूँ, 1.5 घंटा की जगह मैं 2 घंटा पढ़ा रहा हूँ, वो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं डेडिकेटेड हूँ। मुझे नहीं पता है कि भाई टाइम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, नहीं। मुझे टाइम का भी नहीं पता चलता, तुम ही बताओ कि भाई सर टाइम हो गया बहुत ज्यादा, है ना? अगर मुझे ऐसा कुछ होता कि नहीं भाई मैं तो टाइम खींच के चला जाना जाना है, मैं घड़ी की तरफ देख सकता बार बार, एक बार समझाता घड़ी, एक बार समझाता घड़ी, ऐसा करता ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर रहा ना मैं। तो इसलिए रिवाइज करके आना है, ताकि मुझे कम मेहनत करनी पड़े समझाने में दोबारा। अब देखो, तुम रिवाइज करके नहीं आओगे, मुझे वही चीज दोबारा बतानी पड़ेगी, क्या फायदा उस चीज का? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बस। तो यहाँ पे लिख लो इसकी कि जो मिथेनोजेंस होते हैं वो एज ए सिम्बायोंट रहते हैं, सिम्बायोसिस में रहते हैं। भाई यहाँ पे इसको फूड में सिंपली सिंपली मिथेनोजेंस जो है, इनको यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, घर मिल रहा है,
साथ ही साथ जो हमारे ये रूमिनेंट्स है, इनको सेलुलोज डाइजेस्ट करके देने दे रहा है वो आराम से। सेलुलोज डाइजेस्ट होगी तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, गाय भैंस को फायदा होगा। ठीक है ना। हम उसके बाद बोल सकते हैं कि डंग में पाया जा रहा है, डंग में जो सेप्रोफिटिक काम कर रहा है वो बोल सकते हैं हम, लेकिन अगर वो स्टमक में रह रहा है तो वो एज ए सिम्बायोट रह रहा है। समझ आया? ठीक है। अब हम इसमें ना कुछ बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। ऐसे तो यार बहुत ज्यादा टाइम इसी में हो जाएगा। लेक्चर हमारे शायद 8:30 8:45 पे होगा शायद स्टार्ट है। नहीं, मैं 8:40 पे आया था शायद, यहाँ पे 8:38 कितने पे आया था लेक्चर। ये लिख लेना सबने। अब यहाँ पे हेडिंग डालो यू बैक्टीरिया। अब हालांकि देखो, जितने हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा उससे पहले डिवीजन पढ़ा, टाइप्स पढ़े, वो सब हमने यू बैक्टीरिया के ही बारे में पढ़ा था सब कुछ, कि भाई कैसे यू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं। आर्की बैक्टीरिया का भी होता है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है और तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बस यू बैक्टीरिया फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यू बैक्टीरिया का क्या मतलब है? यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। ठीक है, यानी कि सच्चे बैक्टीरिया हम इन्हें बोलेंगे। अब इनमें क्या होगा, इनकी क्या पहचान है? इनकी जो सेल वॉल होती है ना, मैंने बताया था इनकी जो सेल वॉल होती है। हाँ, सेल वॉल की बात कर रहा हूँ मैं भी। हम्म। सेलुलोज की? फिर बताया मैंने, सेलुलोज की सिर्फ एक ही बनी होती। बार बार सेलुलोज से इतने प्यार क्यों हो रहा है तुम्हें? हाँ, इनकी सेलुलोज सेलुलोज से बनी हुई थी क्या? मैंने भी बताया था अभी अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था ना कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी रहती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। और ये जनरली क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है, मतलब मैंने बताया था पहले भी। जब मोनेरा पढ़ा, मतलब मोनेरा का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, तब भी मैंने बताया था कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, है ना? बताया था ऐसा कुछ। और साथ ही साथ कोलोनियल भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी बताया था मैंने, है ना? और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। तो क्या होते हैं ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं हमारे, कोलोनियल में, कोलोनी फॉर्म में भी रह सकते हैं। ठीक है, कोलोनी फॉर्म में भी रह सकते हैं, और यूनिसेलुलर फॉर्म में भी रह सकते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में भी रह सकते हैं। साथ ही क्या होता है यहाँ पर, इसमें कुछ गिने चुने इंडिविजुअल्स आते हैं, हालांकि मतलब जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिनका तुमने नाम भी सुना होगा, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया ब्लूग्रीन एल्गी, सुना है ना? माइकोप्लाज्मा, सुना है ना? तो इसमें क्या होता है, ये इंक्लूड करते हैं यहाँ पर, इंक्लूड ब्लूग्रीन एल्गी, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोल देते हैं, लिख लेना मतलब ऐसे करके। ठीक है, ब्लूग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो देखो ये क्या करते हैं, मतलब जो यू बैक्टीरिया है इसमें दो मोस्ट फेमस एग्जांपल है, ब्लूग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। अब ये क्या कर सकते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, और हाँ, मरीन भी हो सकते हैं, मैरीन वाटर में पाए जा सकते हैं। अच्छा, फ्रेश वाटर का एग्जांपल याद है कुछ? किसको हम फ्रेश वाटर बोलेंगे? और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं ये, यानी कि जरूरी नहीं है पानी में ही पाए जाए, ऐसा नहीं है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो, फ्रेश वाटर हम बोलते हैं जो हमारे तालाबों का, नदी का पानी होता है ना, वो फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर का मतलब है कि साल्ट की कंसेंट्रेशन कम है उनमें, सिंपल ही है कि साल्ट नहीं है उसमें। और जो मेरीन वाटर होता है साल्टी होता है, सुना है ना, समुद्र का पानी खारा होता है, वो इसलिए बोलते हैं हम इसको फ्रेश वाटर, हम इसलिए बोलते हैं कि उनमें सोल्ट नहीं होता है, सोल्ट की कंसेंट्रेशन मतलब बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये हर जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, मरीन में पाए जा सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि इसका जो है हमारे ब्लू ग्रीन एलगी। इस ब्लू ग्रीन एलगी में क्या होते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि नोस्टोफ। इसके क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि नोस्टोफ। समझ आ रहा है ना? देखो, इसमें एक एग्जाम्पल है नोस्टोफ। इसकी जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है, वो ऐसे होती है।
मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं ऐसे। ये ऐसे कुछ सेल्स होती हैं, तो इसकी बॉडी एक फिलामेंटस लग रही है नहीं, धागे जैसी स्ट्रक्चर लग रही है, जिसमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है। डिफरेंट का मतलब ये है कि सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स का एक ग्रुप है। ठीक है, जो नॉर्मली अपना खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, मतलब हमने बात की थी ना साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं प्लांट जैसे, है ना, जो क्या क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। कल बात की थी ना हमने भी, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो इसकी जो हर एक सेल है, वो हर एक सेल फोटोसिंथेसिस करने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस करने में एबल है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं पूरी इसको। लेकिन क्या होता है कुछ कंडीशंस में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन अगर इस नाइट्रोजन डेफिशिएंट कंडीशन में, यानी कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो क्योंकि भाई नाइट्रोजन तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। हमने बात भी की थी कल परसों, क्यों जरूरी है नाइट्रोजन, प्रोटीन बनते हैं उसी से, और उसी से हमारे डीएनए वगैरह बनते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो अगर मान ले यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो ऐसे तो इसके मतलब इसकी सर्वाइवल पे आ जाएगा, ऐसे तो मर जाएगा या ना। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कि भाई नाइट्रोजन को ज्यादा से ज्यादा फिक्स किया जाए ताकि जिंदा रह सके, तो क्या किया जाता है इसमें, कुछ जो है ना, कुछ सेल्स जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, खुद में चेंज कर लेती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। अब इसमें क्या होता है, ये जो कुछ सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स, कुछ भी हम ऐसा नहीं कि जरूरी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सेल ही होगी, नहीं, कोई भी सेल्स में कहीं कहीं पर मॉडिफाई हो जाएंगी, जिनको हम बोलेंगे हेट्रोसिस्ट। अब इनमें क्या होगा, इनमें ना अब फोटोसिंथेसिस तो बंद हो जाएगा। भाई फोटोसिंथेसिस तो और सेल कर ही रही है ना। इनको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है अभी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की कमी होगी ना एनवायरमेंट में, मतलब इनके बॉडी में, तो इन्हें नाइट्रोजन फिक्स करने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए इन्होंने अपनी सेल्स में मॉडिफिकेशन किया कुछ सेल्स में, ताकि नाइट्रोजन को फिक्सेशन किया जा सके, नाइट्रोजन, ताकि बॉडी बॉडी में नाइट्रोजन की कमी ना रहे, ठीक है, पूर्ति की जा सके उसकी। तो इसलिए क्या किया जाता है, कुछ सेल्स में मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिनको हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। अब यहीं पे क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। अब ये क्या करती है, अपने चारों ओर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। प्रोटेक्टिव लेयर क्यों बनाएगी, अब देखो, तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है ना, ऑक्सीजन निकलती है ना, तो क्या होता है, जो और वो ऑक्सीजन जो होगी वो हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन क्यों आ रही है, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, प्लांट से ना। तो यानी कि भाई जो प्लांट है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और बाहर निकाले, मतलब बाहर एनवायरमेंट में छोड़ देगा, सिंपल। ऐसे ही है भी भाई, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे बाहर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, वो O2 की अब्सेंस में होता है। किसमें होता है, इन अब्सेंस ऑफ O2। यानी कि अगर ऑक्सीजन हुई ना, अगर ऑक्सीजन हुई तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा या नहीं होगा। क्या बताया मैंने, कुछ समझ भी आ रहा है ना एक बार, इतना सिंपल बता रहा हूँ, मैंने बता भी दिया, जिसमें कि भाई अब्सेंस ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहनी चाहिए, अनुपस्थित रहनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो O2 जो है उनको काम करना बंद करवा देती है, उनका उन्हें इनहिबिट करती है वो एक प्रकार से। इनहिबिट का मतलब है उन्हें रोक देती है काम करने से। तो इसलिए O2 जो है वो इस सेल्स में, अब मुझे बताओ इस जो हेट्रोसिस्ट बनी है अब यहाँ पर, ये स्पेशली किस लिए बनी है, ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जा सके। अब क्या ये क्या ऐसा चाहेगा कि भाई इसके अंदर ऑक्सीजन जाए, नहीं ना। तो इसलिए क्या कर लेगा, ये कुछ चेंजेस कर लेगा, यानी कि कुछ जो है अपनी जो सेल वॉल है उसमें क्या करेगा, कुछ चेंजेस कर लेगा, यानी कि उसको थिक बना लेगा, ताकि ऑक्सीजन जो है वो बाहर से, जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन इन्होंने छोड़ी है या प्लांट से छोड़ी है, वो उसमें एंटर ना कर सके, ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, इसी सेल्स को हम बोलेंगे हेट्रोसिस्ट। ठीक है, और ये किसकी अब्सेंस में होगी, ऑक्सीजन की। इतना समझ आया सबको, लिख लिया है, रफली लिख लेना इसको। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर सिंपली और उसमें लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हेट्रोसिस्ट होगी ना, हेट्रोसिस्ट होंगी जो,
वो क्या होंगी? वो इम्परमिएबल होंगी। इम्परमिएबल फॉर O2। इम्परमिएबल का क्या मतलब है? हाँ, मतलब जो इसे अपने अपने अंदर एंट्री नहीं देगी। इम्परमिएबल का मतलब होता है अपारदर्शी। इसको हम बोलते हैं जैसे अपारदर्शी, मतलब इसमें क्या करेगी ये? इसमें एंटर नहीं कर पाएगी। सिस्ट के बारे में लिखना है थोड़ा सा ये। और ये यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन हुई। एनारोबिक कंडीशन का क्या मतलब है? एनारोबिक कंडीशन मैंने कभी जिक्र किया होगा जरूर इसका। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि O2 की अब्सेंस में हो रहा है। एनएरोबिक का मतलब ये होता है O2 की अब्सेंस। एनएरोबिक, एरो जो टर्म होता है ना वो ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं। कहीं अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको हम एरोबिक कंडीशन में बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? एनएरोबिक कंडीशन। तो यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होगा ना वो एनएरोबिक कंडीशन में होगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं जो हाइड्रोसिस्ट होगी ना उसमें एनएरोबिक कंडीशन होगी, यानी कि ऑक्सीजन अब्सेंट होगी। समझ आया कुछ? फोर, अरे क्या बोल रखा है इसमें सही ना राइटिंग बढ़िया नहीं आती है। 4O2 यानी कि ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। ठीक है। अब इसमें ये क्या होता है, ये हर एक उसमें नहीं होता है, कुछ ही जो मतलब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है या हाइड्रोसिस्ट जो बनती है वो कुछ ही। हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल, सम, अपने आप ही चलना यार। नेक्स्ट करूं? अरे फिर दोबारा लिखना पड़ता है सारी चीजें। इसमें नहीं, देखो यहाँ पे लिखना है फॉर एग्जाम्पल सम फिलामेंटस। देखो अपने आगे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ इसमें। फिलामेंटस ग्लिबरिन एल्गी, ये हम लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जो फिलामेंटस जिनकी मतलब ये क्या होगा, जरूरी नहीं है कि हर एक फिलामेंटस उसमें ही हो, जरूरी नहीं है, ये कुछ ही फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में होता है। कौन? नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ आया? जैसे कि हमने यहाँ पे किसकी बात की, नोस्टोक की, वही लिख लेना है यहाँ पर। जैसे कि नोस्टोक तो, ठीक है। नींद आ गई देखे बच्चों को। अब यहाँ पे हमने ये भी कल हमने वैसे जिक्र किया ही था कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो CO2 यूज करते हैं और साथ ही साथ वाटर यूज करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 यूज करते हैं और वाटर यूज करते हैं, यानी कि प्लांट जैसे ही क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमने पहले लिख ही लिया था। चाहे तो से लिख लेना, यहाँ पर एक रिएक्शन यही वाली कि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं एज ए हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स की तरह ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि CO2 यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज करते हैं, CO2 यूज करते हैं और वाटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसमें लिख लेना है, ठीक है। इसमें एक हाँ, अब इसमें क्या होता है, कुछ एल्गी जो होती है ना, जैसे कि हम जब हम स्पेस में जाते हैं तो हम खाने के लिए वहां क्या क्या ले जाते हैं, कुछ पता है? कुछ आइडिया है? कुछ भी तुक्का भी लगा सकते हो। क्या क्या ले जाया जा सकता है स्पेस में? जब एस्ट्रोनॉट जो होते हैं स्पेस में जाते हैं, ठीक है, रहने के लिए कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो अपने अपने खाने के लिए में ऐसे नहीं कि बर्गर चाउमीन ले जाएंगे, फास्ट फूड। हम्म। वो तो चलो हो गया, ठीक है, कैप्सूल। वो रिक्वायरमेंट है, खाने के लिए पूछा है मैंने, खाने ऑक्सीजन के लिए जरूरी है क्या? खाना ऑक्सीजन ऐसा जरूरी है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि मतलब ऑक्सीजन को हम ऐसे खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे जो हम खाने के लिए सिंपल सी बात है, फूड ही ले जाएंगे ना। अब वाह भाई, ड्राई फ्रूट ठीक है, लेकिन चलो क्या ले जाएंगे फिर उससे उसके लिए? अगर ऐसे फूड ले जाने लगे, देखो सोचो तुम, अगर ऐसे फूड ले जाने लग जाएंगे वो, ठीक है, तो ऐसे तो फूड फूड में रह जाएंगे भाई वो। उनका जो जो स्पेसशिप है वो सारा फूड में भर जाएगा। सोचो, है ना।
तो इसलिए हमें कुछ अल्टरनेट चाहिए जरूर, जो क्या करता है, कम स्पेस भी ऑक्यूपाई करे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भी दे, है ना। ये ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन दे, कार्बोहाइड्रेट दे, जो हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये कुछ फिक्स कुछ जो है वो यही है हमारी साइनोबैक्टीरिया, जिसमें एक बैक्टीरिया है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, कुछ सुना है इसका नाम, कल भी शायद हमने जिक्र किया था। तो एक स्पाइरुलिना जो है ना, ये एक साइनोबैक्टीरिया ही है। हाँ हाँ। तो ये है ना स्पाइरुलिना, ये एक टाइप का क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे जितने भी एस्ट्रोनॉट है वो क्या करते हैं, फूड के सोर्स पे यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये रिच होता है, रिच इन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन बहुत ज्यादा पाई जाती है इसमें। और हमें हमारी बॉडी को सिंपल सी बात है, प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। भाई रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी में कोई डैमेज हो जाए तो प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए एज ए फूड सोर्स एक साइनोबैक्टीरिया यूज किया जाता है, जिसका नाम है जिसका नाम है स्पाइरुलिना साइकुल। क्या बोलना चाह रहा है मतलब, क्या तुम तो सीबीएसई बोर्ड वाली हो फिर भी। स्पाइरुलिना, ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो एक इसलिए यूज किया जाता है एज ए, हम ऐसे लिख सकते हैं, सो यूज्ड एज स्पेस फूड। ये फॉलोइंग द मैच में भी आ सकते हैं ऐसे, ये नाम दे देगा तुम्हें कि भाई नो स्टॉप, ऐसे दे देगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, नो स्टॉप, नो स्टॉप के आगे लिख दिया भाई स्पेस फूड, तो क्या सही होगा ये, नहीं ना। अगर ये स्पेस फूड किसके सामने होता स्पाइरुलिना के, तो सही हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखने हैं ये, ठीक है। ऐसे दे देगा किसमें हेटेरोसिस्ट बनेगी, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मेरा टाइम नहीं लग रहा है अभी थोड़ा सा, इसलिए मैं क्वेश्चन भेज नहीं पा रहा हूँ, क्वेश्चन भेजूंगा मैं तुम्हें, देखना फिर तुम कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। हाँ मतलब नहीं ले जाएंगे, जो जो चीजें जो वो है कि मतलब जिनको मैनेज करना आसान है, इजी है। ये मान लें ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, थोड़े बहुत उसमें अमाउंट में, जिनको वो ये है कि देखो भाई, स्पेसशिप का जो है ना हमें वेट, वो हमें फिक्स वेट रखना पड़ता है, ताकि वो जब वो उड़ेगा, मतलब जब वो लॉन्च किया जाएगा, तो कोई गड़बड़ी ना रहे। तो वहां पे इसलिए ना हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि भाई फ्यूल कितना होना चाहिए, खाना कितना ले जाना है, वेट कितना होना चाहिए, ये सब चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। भाई स्पेस है, वहां पे सारी एडवर्स कंडीशन है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, तुम्हें पता ही है। प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर ये ह्यूमन या कोई भी ऑर्गेनिज्म थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया जाए ना स्पेस में, बिना स्पेस सूट के, तो 1 मिनट में, 1 से 5 मिनट में उसकी जो बॉडी है ना बस्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, वहां का जो वो है प्रेशर भी है, और साथ ही साथ टेम्परेचर इतना कम है वहां पे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में है वहां पर, माइनस में टेम्परेचर है। और भाई साथ ही साथ प्रेशर बहुत ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ह्यूमन। तो इसीलिए हमें हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, और इसीलिए हम स्पाइरुलिना को एज ए फूड सोर्स यूज करते हैं। भाई छोटा सा बैक्टीरिया है ये, छोटा सा है, तो इसे इसे मैनेज करना भी आसान हो जाएगा, कंटेनर में भरना आसान हो जाएगा। और अगर ये दो मतलब ऐसे थोड़ा बहुत भी कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगी इनको, तो बढ़िया हुआ ना ये। हाँ क्लोरेला भी यूज कर लेते हैं हम, बिल्कुल। मेरे फिलहाल यही याद आ रहा था, तो ये वो क्लोरेला भी याद रख लेना। बाकी हम जो जिसका मेन जो मतलब जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वो क्या है, ये स्पारुलिना, हालांकि क्लोरेला भी है, ठीक है। दोनों ही याद रख लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। ऐसे इसमें एक होता है एजोला, एक होता है इसमें एजोला, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एनाबिना, एनाबिना, एनाबिना बैक्टीरिया का नाम है, एजोला प्लांट का नाम है। तो ऐसे ही जो नोस्टॉक है ना, एक तो नोस्टॉक हो गया इसका, एक हो जाता है एनाबिना। एक एनाबिना बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, वो एजोला नाम के प्लांट में, एजोला एजोला नाम का एक प्लांट है, उसकी रूट में पाया जाता है, और इसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, ठीक है। ये इतना याद रख लेना है बस। ये एनाबिना नाम का ही बैक्टीरिया है, मतलब साइनो बैक्टीरिया है, हम इसको बोल सकते हैं, बिलिग्रीन एलगी है, ठीक है। जो एजोला नाम के प्लांट में पाया जाता है, उसकी रूट्स में पाया जाता है, जो क्या करके देता है इसको, जो क्या करके देता है इसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसलिए ना पता क्या किया जाता है, धान के खेत देखे हैं आपने, धान के खेत देखे हैं ना, तो अगर धान का प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें चावल का राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है ना,
तो क्या कर सकते हैं हम वहां पे एजोला लगा दें। एजोला बहुत छोटे से प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं एक्चुअली में। पढ़ेंगे में टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स हमें पता है भाई, एजोला में कौन प्रेजेंट है, एनोबिना। एनाबिना अगर हम इसको वहां पे ग्रो करवा देंगे, पेड़ी प्लांट पेड़ी फील्ड में, मतलब धान के खेत में, तो सिंपल सी बात है, जब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्स करेगा तो वो नाइट्रोजन उसको भी मिल सकती है, धान को भी मिल सकती है ना, चावल को मिल सकती है। तो इसलिए इससे ज्यादा प्रोडक्ट, और हमें पता है नाइट्रोजन की तो रिक्वायरमेंट हर एक बंदे को है ना। तो इससे राइस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसमें कि इट इज यूज्ड इन, मतलब जो एजोला है ना वो यूज किया जाता है। इट इज इट इज यूज्ड इन राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन, ठीक है। क्या हुआ, क्यों करवाता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करवाने का काम करता है। यहाँ पे इसमें लिख लेना, कभी भूल जाओ, कभी तुम भूल जाओ, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस पे सही चल नहीं रहा है पेन। समझ आ गया ना यहाँ तक। टाइम तो 9-10 बज गए। अब एक छोटा सा टॉपिक है और हमारा माइकोप्लाज्मा। हमने बोला है माइकोप्लाज्मा भी क्या होता है, एक आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसीलिए क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है इसमें, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अगर सेल वॉल एब्सेंट होगी तो क्या जरूरी है वो स्मॉलेस्ट ही हो। मैंने बोला है कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसीलिए मैंने जोड़ दिया, यानी कि सेल वॉल के एब्सेंट से कोई चीज होगी, इसलिए तो मैंने बोला है इसलिए। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, ये याद रखना है, इसलिए हम इसको जोकर बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोल रहे हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम इसको, कुछ आइडिया लगा सकते हो। सेल वॉल एब्सेंट है तो जोकर बोल दो। फिर भी इसको मोने रखा है ना। मतलब पता क्या हुआ देखो, जब हमने वो बात की थी ना क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि प्लांटी और किंगडम एनिमल को जो है वो दो कैटेगरी, एक ही कैटेगरी के बेस पे डिवाइड किया गया था लीनियस के टाइम पे, लीनियस ने। तो उसमें क्या किया था भाई, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उसको हमने क्या किस किंगडम में रख दिया था, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उसमें उसे हमें किस प्लांटी में रख देता ना, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, और जिसमें नहीं थी उसे एनिमल एनिमेलिया में। तो देखो इसमें सेल वॉल अब्सेंट है, लेकिन फिर भी इसको प्लांट किंगडम प्लांटी में रखा था उन्होंने। तो इसलिए हम ये मतलब जो नेम दिया गया है ना से जो ऑफ द प्लांट किंगडम, ये उस टाइम पे दिया गया था जब इसको किसी में रखा गया था, प्लांट्स में। यानी कि प्लांट जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करते हुए भी, यानी कि सेल वॉल, सॉरी प्लांट मतलब प्लांट जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहा है तब भी इसको प्लांट में रख दिया था उन्होंने। यानी कि सेल वॉल इसमें एबसेंट थी तब भी इसको प्लांट में रख दिया था, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई ये जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। समझ आया क्या बोला मैं, ज्यादा फास्ट हो गया क्या, क्या हुआ फिर, कोई जो, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक। तो भाई एक जोक है, यानी कि यार इसमें सैन बोली भी नहीं है और तब भी इसको प्लांट में रख रहे हैं, तो एक जोक है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई जोकर है। ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दिया जोकर। सेल वॉल इसमें एब्सेंट थी। और ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, या इसको हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यही है। क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इससे इससे भी छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म सुना है कुछ, इससे भी छोटा कुछ सुना है लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम्म, अच्छा देखो, जब लीनियस ने ना अपने टाइम पे, जब लीनियस ने जब अपना क्लासिफिकेशन किया था, उसमें क्या किया था उन्होंने, किस बेस पे डिवाइड किया था उन्होंने एनिमल ऑर्गेनिजम्स को, सेल वॉल की प्रेजेंस एब्सेंस के। अगर सेल वॉल प्रेजेंट थी तो उन्होंने किस में रखा था, प्लांट किंगडम में रख दिया। जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल देखने को मिली उन्होंने उसे प्लांट में रख दिया, प्लांट किंगडम में रख दिया। जिसमें नहीं मिली, अब्सेंट मिली, उसे किस में रख दिया, एनिमेलिया में रख दिया। अब देखो इसमें सेल वॉल अब्सेंट है, लेकिन इसको फिर भी प्लांट किंगडम में रख दिया, तो गलत बात हुई ना ये। तो यानी कि एक जोक हो गया ये,
तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको भी जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, बस वहीं से इसका नाम पड़ा कि भाई यार ऐसे कैसे तुम ये सब, मतलब ये तो गलत बात है ना, मतलब हंसी की बात है यार कि मतलब जो क्राइटेरिया तुम दे रहे हो, जो तुमने क्राइटेरिया सेट किया, उसी क्राइटेरिया को फिक्स करके तुम एनिमल्स को जगह नहीं दे, मतलब ऑर्गेनिज्म को जगह नहीं दे रहे, तो ये तो जोक ही हुआ ना। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको जोकर ऑफ द किंगडम। नहीं प्रेजेंट, हाँ मतलब नहीं नहीं, ये नाम भी तो उस टाइम पे आया ना, ये नाम भी उसी टाइम पे आया भाई। लीनियस के ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा थे, कुछ तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम कुछ की स्टडी करते हैं। हमने बस तीन तीन ड्रॉबैक का जिक्र किया था, चार का हालांकि, है ना, चार का जिक्र किया था। कौन कौन से थे हमें याद भी नहीं होंगे अब तो। यूनिसेलुलर सेलुलर, हेट्रोट्रोफिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, है ना, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर, यूकैरियोट प्रोकैरियोट की बात की हमने। और भाई साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिज्म को जगह नहीं दी थी हमने, जैसे यूग्लिना को, यूग्लिना को रखा ही नहीं भाई किसी उसमें। तो ये चीजें थी वो, समझ आया यहाँ तक? जियोग्राफी ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, समझ आया? अब क्या आता है यहाँ पे, इसमें क्या होता है और भी, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। और सेल वॉल क्या काम करती है, सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है बताओ? प्रोटेक्शन हो जाता है, चलो इसका फंक्शन, इसका प्रोटेक्शन हो जाता है सेल वॉल का काम, प्रोटेक्शन और शेप भी प्रोवाइड करवाती है ये। क्या करवाती है ये? शेप प्रोवाइड करवाती है, शेप को मेंटेन करती है ये। जैसे कि देखो, प्लांट है, मतलब जैसे यहाँ पे ये तो प्लांट कट के हालांकि, लेकिन फिर भी इसकी इसका स्टैंड देख लो। अगर वहां से तुम सेल उठाओगे ना कोई, उसे माइक्रोस्कोप में देखेगा तो इसकी जो उसकी शेप होगी ना वो फिक्स बनी रहेगी, इस वजह से। ठीक है, मतलब सेल की जो शेप है ना वो फिक्स रहेगी। तो सेल वॉल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करवाना भी होता है, और साथ ही साथ शेप प्रोवाइड करवाना होता है। अब भाई इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो क्या इसकी शेप मेंटेन रहेगी? नहीं ना। भाई जितने बैक्टीरिया, हमने भी बैक्टीरिया में सेल वॉल देखी थी, सबकी जो वो थी सेल्स है वो फिक्स थी, सब में सेल वॉल थी। इसमें सेल वॉल नहीं है, जिस वजह से क्या करता है ये, इसमें सिंपली बस इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ना उसमें क्या होगा, सेल वॉल के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, सेल वॉल के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन। भाई सबसे बाहर की लेयर होती है ना सेल वॉल, जिसमें पाई जाएगी सेल वॉल, उस सबसे बाहर की सेल वॉल होगी, उसके अंदर फिर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन, सिंपली सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सपोज रहती है एनवायरमेंट में। और क्योंकि इसमें इसमें से सेल वॉल हटा दी है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पर अब ये अपनी जो है ना शेप मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिस वजह से शेप चेंज होती रहेगी। तो इसलिए क्या करेगा ये, मतलब इसके एक से ज्यादा रूप होंगे, एक से ज्यादा फॉर्म बना सकता है अपनी, मतलब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जैसे कि भाई ये ऐसे बन सकता है। भाई जब फिक्स ही नहीं है शेप, तो कैसी बन जाएगी? इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लियोमोर्फिक कंडीशन। यानी कि प्लियोमोर्फिक होता है, क्या होता है, प्लियोमोर्फिक। इस कंडीशन को हम प्लियोमोर्फिक बदलते हैं बोलते हैं, यानी कि जब मोर देन वन फॉर्म्स होती है, मोर देन, जब एक से ज्यादा रूप होते हैं ना किसी के, ठीक है, वो अपने एक से ज्यादा रूप शो करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्लियोमोर्फिक कंडीशन। तो ये प्लियोमोर्फिक कंडीशन शो करता है कौन, हमारा, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि सेल वॉल एब्सेंट है, सो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो नो डेफिनेट शेप, मतलब कोई निश्चित शेप नहीं है। ठीक है, प्लियोमोर्फिक, यानी कि प्लियोमोर्फिक अपनी शेप जो चेंज कर सकता है। साथ ही साथ इसमें हम लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये पॉइंट लिख लो, जो भी मैंने लिखे हुए हैं, कुछ मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लो जल्दी। और इसलिए देखो, जो हमने बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए कुछ फिल्टर बनाए हुए हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनको फिल्टर करने के लिए हमने कुछ जो फिल्टर बनाए हुए हैं, फिल्टर का मतलब कोई ऐसे apparatus बनाए हैं, कुछ ऐसे कागज टाइप बनाया है जिससे बैक्टीरिया फिल्टर हो जाएंगे, उसका क्या मतलब है, मतलब अगर हमें, मैं बोल रहा हूँ कि बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए बनाए गए हैं, हाँ उससे सेपरेट हो जाएंगे वो, सिंपली हम ये बोल रहे हैं कि उससे सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे बैक्टीरिया ऐसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उस फिल्टर पे ही रह जाएंगे, अगर हमें, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया है बहुत सारे, और जब हम उसे क्या नाम, किसी उस फिल्टर से, पर्टिकुलर फिल्टर से जब हम उसके ऊपर डालेंगे, तो जो है बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएंगे, उससे निकलेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन जो ये हमारे माइकोप्लाज्मा होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा में क्योंकि ये अपनी क्या कर सकते हैं, एक तो शेप चेंज कर सकते हैं ये, तो जब ये शेप चेंज करेंगे तो जो उसमें पोर्स होंगे ये वहां से इजिली निकल जाएंगे, है ना, सिंपल। और साथ ही साथ ये स्मॉलेस्ट भी है, तो ये क्योंकि स्मॉलेस्ट है, तो इसलिए एक तो ये इसलिए भी रिलीज हो जाएंगे बैक्टीरियल फिल्टर से,
और साथ ही साथ क्योंकि ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए भी ये बैक्टीरियल फिल्टर से रिलेट हो जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे माइकोप्लाज्मा हमको यहाँ मिलेंगे, अगर हम इससे बैक्टीरियल फिल्टर, जो बैक्टीरियल फिल्टर है ना, अगर हम इससे पास करवाएंगे तो इजीली पास हो जाएंगे। ये लिखना है, लिख लो यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला, कि थ्रू कैन पास थ्रू कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, बैक्टीरियल फिल्टर, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेन, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। दिख रहा है? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सो स्मॉलर देन, स्मॉलर देन नॉर्मल बैक्टीरिया, स्मॉलर देन नॉर्मल बैक्टीरिया, स्मॉलर देन नॉर्मल बैक्टीरिया। दिख लिया ये? अब ये क्या कर सकते हैं, ये ना इन्फेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि देखो, आपने पीपीएलओ का नाम सुना है? सुना है ना माइक, इसका नाम क्या होता है पीपीएलओ? पीपीएलओ, प्लीरो निमोनिया लाइक, क्या मतलब है इस टर्म का? हम्म, क्या मतलब है इस टर्म का? प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोला है इसमें। देखो, जो सबसे पहले ये खोजे गए थे ना, वो एक मतलब ऐसे कैटल है ना, जो हमारे कैटल, कैटल का मतलब ये जो हमारे पालतू जानवर वगैरह होते हैं ना, या पालतू भी ना हो, मतलब गाय भैंस बकरी वगैरह जितने भी है ना, इनको हम कैटल्स बोलते हैं। ठीक है? इनके उसमें लंग्स में, मतलब एक किसी जो कैटल था उसके लंग में इन्फेक्शन था, तो हमें वहां पे देखने को मिले थे। और क्योंकि जो लंग है ना, उसमें लंग्स में जो हमारे लंग्स है या उनके लंग्स है, उनमें फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं प्लीरो। क्या नाम देते हैं? प्लीरो। और वो निमोनिया कॉज कर रहा था, उस कैटल में निमोनिया कॉज कर रहा था, निमोनिया बीमारी कर रहा था। सुना है निमोनिया? बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है हालांकि। तो निमोनिया कॉज कर रहा था, और साथ ही साथ ये कहाँ पाया जा रहा था? उस प्लूरल फ्लूइड में, जो मतलब हमारे लंग्स होते हैं ना, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? याद रखना है। मान लिया मैंने यहाँ पे एक लंग बना दिया है, लंग बन रहा है, क्या बन रहा है? ये लंग है, ठीक है? इसमें ना यहाँ पे कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं इसमें, ठीक है? इसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल प्लूरल फ्लूइड। तो इसमें पाया गया था हमारा ये बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, और क्योंकि निमोनिया कोज कर रहा था, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया क्या? फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है? और ये क्या है? माइकोप्लाज्मा है ये। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, जो पीपीएलओ है ना, वो माइकोप्लाज्मा का एक मेंबर है, ना कि माइको, मतलब ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि मतलब पीपीएलओ की अगर हम बात कर रहे हैं तो माइकोप्लाज्मा की बात कर रहे होंगे, नहीं। क्योंकि जो क्या है, जो माइकोप्लाज्मा है ना, ऐसे मानो एक जीनस है, और हमने बात की थी जीनस में बहुत सारी स्पीशीज आती है ना? तो ऐसा मानो कि जो पीपीएलओ है ना, उसकी एक, ये क्या है, एक स्पीशीज है माइकोप्लाज्मा की, ऐसी एक स्पीशीज है। यानी कि माइकोप्लाज्मा में बहुत सारी स्पीशीज पाई जाएंगी, जिसमें से एक क्या है? पीपीएलओ। यानी कि एक माइकोप्लाज्मा एक बड़ा ग्रुप ग्रुप हो गया, और पीपीएलओ एक उसका एक छोटा मेंबर हो गया, एक छोटा ग्रुप हो गया। समझ आया यहाँ तक? तो यहाँ पे यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो आप, कि ये क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले लिखो इसमें कि क्या लिखा, लिख दिया है सबने? अभी कुछ लिखा है? इसमें लिखो कि इन्फेक्शन कोज इन प्लांट्स, एनिमल्स, और एनिमल्स के ब्रैकेट में लिख लेना ह्यूमन की, ये ह्यूमन को भी कर सकते हैं। इन्फेक्शन कोज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब उसमें लिख लेना जैसे एनिमल्स में कि निमोनिया, जैसे कि निमोनिया, लाइक निमोनिया, ऐसे लिख सकते हैं, लाइक निमोनिया। एनिमल्स में लिख सकते हैं लाइक निमोनिया। और प्लांट में भी, प्लांट के भी ऐसे नीचे लिख लेना कि प्लांट में भी क्या करते हैं, एक बीमारी कोज करते हैं, विचेज ब्रूम बोलते हैं जिसको हम। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, VITCHES, विचेज ब्रूम। ब्रूम पता है ब्रूम किसे बोलते हैं? ब्रूम, झाड़ू, है ना? तो क्या होता है, मतलब प्लांट्स में, जिस प्लांट्स में माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होगा, तो क्या होगा, उसके जो लीव्स है ना, जो उसके लीव्स हैं, वो ऐसे झाड़ू जैसी बन जाएगी, झाड़ू जैसी शेप की बन जाएगी, जिससे हम बोलते हैं विचेज ब्रूम। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ कहानियों में एक चुड़ैल टाइप होती है ना, वो एक झाड़ू पे बैठती है और उड़ के चली जाती है। तो ऐसे हम विचेज उसे बोलते हैं, विचेज, विचेज हम उसे बोलते हैं, जो वो होती है चुड़ैल टाइप को। फिर वहीं से नाम आया बस इसका। बस इतना याद रखना है कि प्लांट में विचेज ब्रूम डिजीज कॉज करता है। लिख लिया ये? एनिमल में निमोनिया करता है, और प्लांट में विचेज ब्रूम करता है।
समझ आया? इसमें एक और पॉइंट लिखो कि हेटरोट्रोफ होते हैं। सिंपल लिख लो बस कि हेटरोट्रोफ, ताकि बस याद रहे ये हेटरोट्रोफ होते हैं। हेटरोट्रोफ होते हैं, लिख दिया है। और इसमें लिख लो कि ये सरवाइव कर सकते हैं इन ऑक्सीजन, इन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कैन सरवाइव, ऐसे लिख सकते हैं कि कैन सरवाइव इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की अब्सेंस वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक, ठीक है, यानी कि एनारोबिक कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एनारोब्स होते हैं, ठीक है। बस इतना ही लिखना है आपको। और हाँ, इनका साइज से भी थोड़ा क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं शायद मिलाने के लिए, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम कि जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, जो माइकोप्लाज्मा है, जो हमारे माइकोप्लाज्मा है, उनमें जितने भी मोस्टली जितने भी मेंबर है ना, उनका एवरेज साइज जो होता है वो लगभग इतना होता है, 0.3 माइक्रो माइक्रोमीटर होता है ना वो, माइक्रोमीटर होता है वो। हाँ, तो इतना क्या होता है इसमें, इतना माइक्रोमीटर होता है ये। 0.3 माइक्रोमीटर जो होता है ना, एवरेज साइज होता है, एवरेज साइज, मतलब जितने भी इसमें मेंबर्स होते हैं। लेकिन जो पीपीएलओ है ना, जो पीपीएलओ है, पीपीएलओ इसमें सबसे छोटा मेंबर है। पीपीएलओ का एक सबसे छोटा मेंबर है, यानी कि स्मॉलेस्ट है, जिसका साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रो, 0.1 माइक्रो, 0.1 माइक्रोमीटर। अरे यार ये लिखेंगे जरा से। तो इसका साइज होता है पीपीएलओ को 0.1 माइक्रो मीटर होता है, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 10:15। टाइम हो गया क्या? तुम्हें पढ़ना नहीं है? सही बात तो है, पता क्या है, ये इतना बड़ा टॉपिक है। आज मैं जिस देखो सही बताऊं ना, मैं ये पता मैंने कौन सा पढ़ा है आज। ये मैंने वो पढ़ा है जो मैं कल कल रेडी करके लाया था, जो मुझे कल खत्म करना था। और बताओ 1.5 घंटे में यही खत्म हो पाया है। तो भाई देखो, कल इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करके आना है, जो मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछूं उसके आंसर देने हैं, और आंसर तभी दे पाओगे जब रिवाइज करके आओगे, ठीक है। ताकि मुझे कम मेहनत करनी पड़े, और कल मुझे फिर, क्योंकि मुझे प्रोटेस्ट भी खत्म करना पड़ेगा कल ही, और कोशिश रखनी पड़ेगी यही कि भाई पंजाबी कल ही खत्म करूं मैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अभी कि मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं पहले।